नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रोडोज बाई पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे मुर्गियों के प्रमुख रोग के बारे में। इससे पहले की वीडियो में अपने बात कर चुके हैं मुर्गियों का महत्वपूर्ण रोग रानीखेत के बारे में, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसा कि पहले की वीडियो में मैंने कहा था और अब भी मैं रिपीट कर रहा हूँ मेरी बात को, मुर्गियों में होने वाला रोग से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में पक्का आएगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुर्गियों में रोग और रोगों की जो संभावनाएं हैं वो सारी की सारी बड़ी महत्वपूर्ण रखती है स्थान, है ना। तो आज अपने बात करेंगे मुर्गियों में खूनी पेचिश या कोक्सीडियोसिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मुर्गियों का प्रमुख रोग खूनी पेचिश कोक्सीडियोसिस। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं सामान्य परिचय के बारे में, यानी खूनी पेचिश किन किन में होता है और क्या क्या कारण है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बनती है रजा, वह बनती है खूनी पेचिश किस उम्र की मुर्गियों को होता है। तो जैसे खूनी दस्त कह दें या खूनी पेचिश कह दें, या अगर अपने बात करें कोक्सीडियोसिस, तो यह राजा होता है कम उम्र के चूजों को। जो कम उम्र, और अब प्रश्न आ जाता है कम उम्र कितनी कम उम्र, 3 से 12 माह की आयु के जो चूजे हैं, उन चूजों में सबसे ज्यादा जो रोग होता है वह खूनी पेचिश होता है। तो बात जैसे अपने स्टार्ट करते ही प्रश्न बन जाता है। पहला तो मुर्गियों में जो खूनी पेचिश रोग है वो किस उम्र की मुर्गियों को होता है, तो कम उम्र की या छोटी उम्र की मुर्गियों में होगा। दूसरा राजा, इस रोग में उम्र कितनी है, 3 से 12 माह की आयु के जो चूजे हैं उन चूजों में यह रोग होता है। इस रोग में क्या होता है कि जो दबड़े हैं उन दबड़ों में चूजे अचानक मरने लग जाते हैं, और अचानक बिना, कभी कभी तो ऐसा होता है लक्षण ही प्रकट नहीं करेगा, अचानक ही मृत्यु का कारण खूनी पेचिश ही होता है ना। तो जब दबड़ों में अधिकांश चूजे अचानक मर जाएं और जो अचानक मृत्यु का कारण होता है वह खूनी पेचिश या कोक्सीडियोसिस होता है। अब अपने बात करते हैं खूनी पेचिश का रोग कारक क्या है। अब देखो, खूनी पेचिश जो होता है वो राजा एक प्रकार का प्रोटोजोआ से रोग फैलता है। जो प्रोटोजोआ का जो समूह है, ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअन, उनके कारण होता है। तो पहली बात, यह कोई कवक, जीवाणु, विषाणु से नहीं हो रहा है, यह एक प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। तो पेपर में प्रश्न क्या बनता है राजा, पेपर में 2 प्रश्न बनते हैं। खूनी पेचिश का रोग कारक है कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, तो अपने प्रोटोजोआ पूछेंगे। दूसरा प्रश्न बनेगा कि रोग कारक का नाम क्या है ना। कारक तो अपने पता चल गया अभी प्रोटोजोआ है, अब कौन सा प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ का कोई नाम तो होगा। अब उसके बारे में देखो, वैसे तो जो राज्य खूनी पेचिश या जो कोक्सीडिया रोग है, इस कोक्सीडिया रोग में काफी प्रोटोजोआ हैं, जिसमें जो सबसे फेमस हैं, उन फेमस में सबसे जो महत्वपूर्ण 3 नाम आते हैं, उनमें एक तो आता है इमेरिया टेनिला, दूसरा आता है राजा इमेरिया नेकाट्रिक्स, और तीसरा आता है इमेरिया एसरबुलिना, जो सबसे हानिकारक है। सबसे हानिक प्रकार के कौन कौन से अपने पास, एक तो इमेरिया टेनिला, इमेरिया नेकाट्रिक्स और इमेरिया एसरबुलिना। ये जो राजा पैथोजन है, रोग कारक का प्रोटोजोआ की, ये एक प्रकार का इस गण में, इमेरियाई गण के अंदर आने वाले ये सारे के सारे प्रोटोजोन हैं। लाखों की संख्या में अपने पास प्रोटोजोआ हैं। उन प्रोटोजोआ के अंदर जो महत्वपूर्ण और जो 3 सबसे हानिकारक प्रोटोजोन है राजा, वो कौन कौन से हैं, इमेरिया टेनिला, इमेरिया नेकाट्रिक्स और इमेरिया एसरबुलिना, जो सबसे ज्यादा हानिकारक हैं और सबसे ज्यादा उग्र अवस्था दर्शाते हैं, या इन तीनों प्रोटोजोन्स के थ्रू सबसे हानिकारक लक्षण प्रकट होते हैं और मुर्गियों की मृत्यु सबसे ज्यादा होती है। 2 बात पढ़ ली राजा, उम्र पढ़ ली अपने 3 से 12 माह, यानी कम आयु के चूजों में। दूसरा, रोग किन के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, और प्रोटोजोआ के नाम क्या है ना, तो इमेरिया टेनिला है, इमेरिया एसरबुलिना है और इमेरिया नेकाट्रिक्स है। आगे बात समझ में। अब अपने बात करते हैं राजा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी लक्षणों के बारे में, कौन कौन से लक्षण प्रकट करते हैं। इसमें सबसे पहला लक्षण क्या होता है, पक्षी क्या लुढ़कने लग जाते हैं। मुर्गियां अचानक लुढ़का बाजी गट्टा गोली खान लग जाए, गट्टा गोली समझ गया होला, गोल गोल लुढ़कने लग जाती है। तो सबसे ज्यादा पक्षी इसमें लुढ़कते हैं। इसके साथ खून की कमी आ जाती है इसमें, क्योंकि खूनी पेचिश है ना,
तो जब शरीर से खून का स्राव होने लग जाता है, जब दस्त लगते हैं तो उसमें क्या होता है, खून भी आने लग जाता है, तो शरीर में क्या हो जाता है, खून की कमी आ जाती है, पैर शरीर टोटल पीला हो जाता है शरीर, यानी खून की कमी आ जाएगी, शरीर अपने आप क्या हो जाता है, पीला होने लग जाता है। पक्षी पूर्णतः खाना पीना बंद कर देते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो देखो, जो पक्षियों की बड़ी आंत है ना, उस बड़ी आंत का ऊपरी भाग बढ़ जाता है और पीले भूरे रंग का पदार्थ वहां इकट्ठा हो जाता है, और इन्हीं पदार्थों के कारण क्या होता है, आंत की कोशिकाएं क्या हो जाती है, फटने लग जाती है। तो ये प्रश्न बड़ा शानदार बनता है, जैसे अपने सुपरवाइजर के पेपर को देखें तो उस हिसाब से क्या प्रश्न आएगा कि एक मुर्गी जिसकी बड़ी आंत का ऊपरी भाग बढ़ चुका है, पीले भूरे रंग का उसमें पदार्थ इकट्ठा हो गया है और आंत फटकर मुर्गी की मृत्यु हो गई, तो डॉक्टर किस रोग के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें अपने क्या लिखेंगे, खुन्नी पेचिस या कोक्सीडियोसिस कहेंगे। इसी के साथ क्या होता है, जो रोगी पक्षी होती हैं वो सुस्त होकर चक्कर काटते हैं और बार बार पलकें झपकते हैं और पक्षी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा रानी खेत में क्या होता है, मुर्गी भागती है, सीटी की आवाज होती है और बाद में कोने में जाके बैठ जाती है। इसमें पक्षी क्या होते हैं, खुन्नी पेचिस में लुढ़कते हैं, सुस्त हो जाते हैं, बार बार ऐसे जैसे नींद आ रही हो वैसे पलकें झपकते हैं और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण इनका लक्षण है वो यही है, बड़ी आंत है। बड़ी आंत का ऊपरी भाग बढ़ जाता है और पीले भूरे रंग का इसमें क्या होता है, पदार्थ पदार्थ कह दो या रक्त कह दो, वो इकट्ठा हो जाता है वहां, और इन्हीं पदार्थों के इकट्ठे होने से क्या हो जाती है, आंत की कोशिकाएं फटती है, मुर्गी अपना भाई जी मुर्गी जी पूरी आगे ना बात समझ में, ये चीज आती है। इसी के साथ शरीर से मतलब खूनी दस्त निकलते हैं और इसमें जो रक्त है ना राजा, उसकी कमी आ जाती है पूर्णतः, यानी खूनी दस्त होंगे, दस्त के साथ जो खून है, रक्त है, उस रक्त का भी स्त्राव होता है, तो पक्षी बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं और पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। आगे बात समझ में, अपने सामान्य परिचय पढ़ लिया राजा, कारक पढ़ लिए, 3 नंबर अपने क्या बात कर ली, लक्षणों की बात कर ली, खूनी पेचिस के लक्षणों के, यानी क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण अपने पढ़ लिया, आंत वाला। उसके बाद 2 नंबर पे आता है पक्षी लुढ़कने लगते हैं। 3 नंबर पर आता है कि पक्षी सुस्त होकर चक्कर काटते हैं। देखो राजा, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। कंफ्यूज करने के लिए तो एग्जामिनर ऐसे कह सकता है कि पक्षी भाग रहे हैं, तो भाग रहे हैं तब रानी खेत है। पक्षी अगर चक्कर काट रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं ना, तब खूनी पेचिस है। अगर पक्षी चक्कर काटते रहेंगे तब उनमें खूनी पेचिस होगा, अगर भागेंगे तब उसमें कौन सा होगा, रानी खेत होगा। आगे बात समझ में। और अपने रानी खेत में तो इंजेक्शन की बात की थी, अब अपने यहां बात करते हैं खूनी पेचिस में ट्रीटमेंट की, यानी क्या उपचार अपने को करना है खूनी पेचिस के अंदर। देखो राजा, खूनी पेचिस के अंदर अपने क्या क्या करना है, एक तो सल्फामेजाथिन, औषधियों की बात करें अपने उपचार में, एक तो सल्फामेजाथिन और दूसरे राजा सल्फाक्यूनोजाइलिन। सल्फाक्यूनोजाइलिन की 0.05% मात्रा या 0.1% मात्रा पीने के पानी के साथ देनी चाहिए। सल्फामेजाथिन दे सकते हैं या सल्फाक्यूनोजाइलिन 0.05% ये दे दो मात्रा, या इसकी 0.1% अमाउंट अपने किस में दे सकते हैं, पीने के पानी के साथ अपने दे सकते हैं। इसी के साथ अगर अपने राज्य बात करें कुछ औषधियों की या कुछ मेडिसिन की, तो अपने बात कर सकते हैं बाइफुरान, डायोडीन, इम्बाजीन, एस्प्रोल, सल्फेट, ऐसी विभिन्न प्रकार की जो मेडिसिन है या जो दवाइयां हैं राजा, वो अपने खूनी पेचिस के उपचार में कर सकते हैं। जिसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावी है वो सल्फामेजाथिन है और सल्फाक्यूनोजाइलिन है, जिसकी 0.05% अमाउंट अपने यूज कर सकते हैं। तो उपचार भी अपने हो गया। तो पेपर में ना इनके अमाउंट पूछ सकते हैं कि जो सल्फामेजाथिन है या सल्फाक्यूनोजाइलिन है, इसकी अमाउंट कितनी, तो 0.05% या 0.1% अपने यूज करेंगे। पीने के पानी के साथ अपने इनको यूज करना है। यानी अगर अपने बात करें सल्फामेजाथिन तो 0.05% है और सल्फाक्यूनोजाइलिन की 0.1% अपने अमाउंट पीने के पानी के साथ इनको प्रोवाइड करवाएंगे, तो पक्षियों में सुधार हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है।
अब अपने बात करें रोकथाम की, प्रिवेंशन या कंट्रोल कैसे करते हैं। देखो रजा, उपचार में और डायग्नोस में फर्क क्या है। एक तो होता है निदान, एक होता है उपचार, और एक होता है रोकथाम। तीनों शब्द अलग अलग हैं, तीनों के अर्थ अलग अलग हैं, तीनों की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। देखो पहला होता है राजा डायग्नोस। डायग्नोस तो होता है निदान, रोग के लक्षणों को जानना कि रोग हुआ क्यों, कारण क्या है रोग का, कि भी ऐसे ऐसे लक्षण थे, डायग्नोस। अपने जाता है ना डायग्नोस्टिक सेंटर, तो वहां खून जांच करवाते हैं, तो वो डायग्नोस करके देता है अपने को, भी ये हो सकता है इसमें ओटीपीटी बढ़ गई, इसके अंदर हीमोग्लोबिन घट गया, या इसमें सीबीसी ऊपर नीचे हो गई है ना, इसके अलावा प्लेटलेट्स बढ़ गई या घट गई, तो वो डायग्नोस ही है। फिर डॉक्टर चेक करते हैं, उसको निदान हो गया, पता चल गया भाई ये लक्षण है रोग के, ये रोग है, फिर उसको देते हैं मेडिसिन, ट्रीटमेंट। ठीक है, अब निदान भी हो गया, ट्रीटमेंट भी हो गया। अब बात आती है रोकथाम। रोकथाम का मतलब होता है प्रिवेंशन, कि भी रोग फैले ना, उसके लिए अपने क्या करना चाहिए। जैसे कोरोना काल के अंदर रोकथाम ज्यादा थी, लोगों ने सैनिटाइजर का यूज किया, मास्क का यूज किया, बार बार हैंड वॉश किए, ये क्या थे, ये रोकथाम के कारण थे कि वो फैले ना। इसमें क्या होता है, रोकथाम में खूनी पेचिश में जो मुर्गी घर है ना, जो पोल्ट्री फार्म है, उस पोल्ट्री फार्म की डेली साफ सफाई होने के साथ जो पोल्ट्री हाउस है ना रजा, उन जो पोल्ट्री हाउस को कीटाणु नाशकों से और कीटाणु रहित करना चाहिए, उनको साफ रखना चाहिए। चाहे वो अपने लाइजोल से अपने यूज करें, लाइजोल का यूज करके उनको फर्श को, इन चीजों को अपने साफ रखना चाहिए। इसी के साथ जो मुर्गियों का आहार है, उस आहार में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाले प्रोडक्ट डालने चाहिए। इसी के अलावा कोक्सीडियोस्टेट एक पदार्थ, एक मेडिसिन, एक औषधि, उनको उनके आहार में भी देनी चाहिए, जो उनके लिए लाभकारी होती है। समझ गए बात। तो ये इसके अंदर आती है रोकथाम में। रोकथाम में अपने मुख्यतः साफ सफाई रख सकते हैं। जो पोल्ट्री हाउस है उसके अंदर समय समय पर, नियमित टाइम पर क्या करेंगे, उसको नीट एंड क्लीन रखेंगे, रोगी मुर्गियों को अलग रख देंगे। ये सारे रोकथाम के कारण ही है ना। रोकथाम से लगभग पर्सन बनता नहीं है, कभी पर्सन बनता है उसके सामान्य परिचय से, रोग कारक से और उपचार से। तो सामान्य परिचय में तो अपने पढ़ लिया, ये 3 से 12 माह की आयु के अंदर होगा। कारक इसके प्रोटोजोआ है, मेन प्रोटोजोआ के थ्रू होगा, इमेरिया टेनिला, इमेरिया नेकाट्रिक्स और इमेरिया एसरबुलिना। लक्षण अपनों ने पढ़ लिए कि बड़ी आंत इसमें प्रभावित होती है। ट्रीटमेंट में अपने बात कर ली, सल्फामेजाथीन या सल्फाक्यूनोजाइलिन का अपने प्रयोग करना चाहिए 0.05% अमाउंट के अंदर। आगे बात समझ में, ये है राजा खूनी पेचिश से संबंधित टोटल महत्वपूर्ण जानकारियां, कि भैया खूनी पेचिश में क्या क्या व्यवस्थाएं होती है और क्या क्या लक्षण है। इससे अपने पेपर में पर्सन बनने के पूरे पूरे चांस हैं। तो बढ़िया, आपको स्क्रीन पर पिछली 5-7 वीडियो में अपने ऐसे ही मैटर डाला है कि भी स्क्रीन पर आपको हाथों हाथ लिखा हुआ मिल रहा है, तो आपको क्या है, नोट्स बनने में कहीं कोई दुराई नहीं आती, लिखा हुआ साथ साथ मिल जाता है ना। किसी टेक्निकल इशू के कारण ये सारी अपने ये चीज़ें अपलोड हुई है। अब टेक्निकल इशू जैसे ही अपने शॉर्ट आउट हो जाता है, तो अपने दोबारा सारी चीज़ें वैसे अपलोड कर दी जाएगी, है ना। तो इनके नोट्स बनाओ, पशु परिचर का, चाहे जेट का है, चाहे आईसीआर का है, या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से रिलेटेड पशुपालन का जितना ही मैटर है राजा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपलोड करवाया जा रहा है। और पशु परिचर की तो टोटल क्लासेस अपने एग्रीडोज बाय पीके के प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो बढ़िया शानदार नोट्स बनाएं, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।